हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले आगाज़ करेंगे मोटरवे रेप इंसिडेंट से, जिसका मरकज़ी मुलज़िम आबिद मल्ही जो है अब से 2 घंटे पहले गिरफ़्तार हुआ। फैसलाबाद के करीब एक गांव है मांगा मंडी, जहां बताया जाता है कि उसके वालिद का घर था, वो वहां छुपा हुआ था। किसी मुखबिर ने इत्तला दी और कुछ मज़ीद तफसीलात भी हैं कि उसको मोबाइल फ़ोन के थ्रू ट्रेस किया गया, मगर इसकी जो तफसीलात हैं वो अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि DIG ऑपरेशंस लाहौर जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि किस तरीके से उसको गिरफ़्तार किया गया। ये वाक़या 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात हुआ था और 33 दिन के बाद आबिद मल्ही को गिरफ़्तार किया गया है। जो दूसरा मुलज़िम है शफ़क़त, उसको पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब कल सुबह इसको अदालत में पेश किया जाएगा। ये जब वाक़या हुआ था तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्शन भी आया था। बिल्कुल रिएक्शन आया था। एक पाबंदी भी लगी थी कि आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स पर बात ना करें, और डिटेल्स पर शुक्र है कि बहुत कम लोगों ने इस पर बात की थी। शुक्र है पकड़ा गया है। इसमें मतलब 2-3 चीज़ें हैं, और मुझे पता है कि अभी वो 4 सदा वाले केस पर भी बात करेंगे, उस पर एक और पॉइंट है। इसमें जो एक चीज़ देखी है कि एक तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल आपके पुलिस इंक्वायरी के मेथड्स है कि जी छापे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। शफ़क़त जिसका आपने जिक्र किया, जहाँ ये सारी चेन फिर अनरेवल करना ये शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेटिव की, उसकी शनाख्त कैसे हुई DNA सैंपल्स के थ्रू, यू सी। तो और जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि मोबाइल डेटा ट्रैकिंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। शफ़क़त ने DNA से पहले ही कबूल कर लिया था अपना जुर्म, क्योंकि जब एक दफ़ा गैंग आइडेंटिफाई हो गया था कि गैंग ऑफ 4 था। पहले एक शख्स वक़ारुल हसन का नाम आया था जो कि मैकेनिक था, फिर उसने बताया था कि ही वाज नो मोर पार्ट ऑफ द गैंग, लेकिन वो जानता है कि ये 3-4 लोग जो वहाँ से ये बिल्कुल। बट अगेन देखिए कंफर्मेशन तो आपको फिर भी DNA के थ्रू मिली ना। तो इसमें मतलब डेफिनेटली देखें, पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, वेल डन, एंड पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है, ठीक है। बिल्कुल। अब आप एक चीज़ देखें कि अक्सर मतलब जब भी इस तरह का कोई केस आता है तो हम किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, ज़ैनब वाले केस से। मैं कसूर वाली केस की बात कर रहा हूँ। उसमें आपको याद है कि कितनी एजेंसीज आपको इन्वॉल्व करनी पड़ी, राइट? ISI, आई थिंक MI, मतलब जितनी भी थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब मामला थोड़ा सा शायद आगे निकल गया है कि यू डोंट नीड इतनी इस लेवल की, एक लोकल लेवल पर भी आपको एक लेकिन 26 से 28 टीमें बनाई गई थी, उसमें CIA भी इन्वॉल्व थी, जो कि पुलिस का ही ज़ेली डिपार्टमेंट है, फिर पुलिस अपनी थी, उसके अलावा जो सारा। तो जिस तरह से बहरहाल अच्छी बात यह है कि ये पकड़ा गया 33 दिन बाद ही सही, लेकिन एटलीस्ट कानून की गिरफ्त में ज़रूर आया, क्योंकि पुलिस ने बहुत छापे मारे। आपको याद होगा शुरू में छापे मारे तो ये ख़बर आई कि ये जो है बीवी के साथ भाग गया है, फिर ये कहीं और भाग गया तो उन्होंने इसके घर वालों को अंडर कस्टडी लिया और वहाँ से बात शुरू हुई। जो अभी तक बात सामने ये आ रही है मीडिया के ऊपर कि वो एक सिम उन्होंने उसकी वाइफ को लेकर के दी, जिसके बाद इससे रब्ता हुआ किसी तरह, और वहाँ से फिर जो है सादा लिबास में CIA वाले गए वहाँ पर, और इसको इवेंचुअली आज 7:30 से 8 बजे के दरमियान गिरफ्तार किया गया। एक और इसी तरह की खबर है, एक और जी कातिल पकड़ा गया। 4 सदा में पिछले हफ्ते हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था। 2.5 साल ज़ैनब, दाऊदज़ई का इलाका 4 सदा में, तो वहाँ खेतों से लाश मिली थी। तो एक 45 साल शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो आला क़यादत है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी डिटेल्स बताई हैं। इस शख्स ने इक़बाल जुर्म भी कर लिया है, आला कत्ल भी मिल गया है, वो जो बच्ची थी उसके जूते भी मिल गए हैं निशानदही करने पे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वारदात के बाद ये अगले रोज़ गया जो उस गांव का पेश इमाम है कि मुझे एक लाश दिखी है किसी खेत, करीबी खेत में 2 से 2.5 किलो, एक छोटी बच्ची की। तो ये उसने इत्तला दी पेश इमाम को, तो पेश इमाम ने उसकी तस्दीक करने के बाद फिर फैमिली को बताया और फिर पुलिस को बताया। तो जो कातिल है उसी ने ऐसा ही मेजॉरिटी, और ये कातिल था भी नेबर इनका, ये जो भी अक्सर हम था। कसूर में भी कुछ ऐसा था, कसूर में वो ही वाज मतलब लोकल ही था, नेबर नहीं था शायद। बहरहाल देखें, अब इसके साथ ना, अब हमेशा ये कहते हैं ना यार कि आप
रोकते कैसे, रोके कैसे, ठीक है। ये तो एक केस है, हम केस टू केस जाते हैं यार। इसमें वाज़ेह है कि आपको एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये लोग जो है ना, ये ज़हनी मरीज़ हैं। और मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा कि कोई इनके साथ हमदर्दी कर दे, नहीं यार यू कांट हेल्प योरसेल्फ, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन ये रुक नहीं सकते। यू सी, अब जो अगर एक बंदा एक 2.5 साल की लड़की के साथ ऐसे कर सकता है, आप जितनी भी सजा दें, जो बाकी हैं जिनकी भी ये ज़हनियत है, वो उसको देख के रुकेंगे नहीं। यहाँ पर वसत ये जो इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, कि उसी ने शनाख्त की। आप थोड़ी सी स्टडी करें इस तरह के किलर्स की, तो अक्सर आप देखेंगे कि या तो वो खुद बताएंगे कि जी वहां पे मैंने कोई एक लाश देखी थी, या मैंने किसी को जाते हुए देखा। क्या नफ्सियात है वैसे? या तो वो इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, मतलब घर वालों के साथ सबसे आगे वो होते हैं। अगर तलाश हो रही है ना, तो सबसे सामने वो होंगे कि चलो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। अच्छा, ये क्या ज़हनियत है? अब 2-3 चीजें। एक तो बड़ा सिंपल है कि आप शक अपने आप से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे आगे जाओ। जो लोग सैडिस्ट होते हैं, जिनको मजा आता है, अजियत पसंद, तो अपने नहीं, मतलब किसी और पे करने के लिए, ठीक है, तो इन्हें ये काम तो कर लिया। कभी कभी वो जाते हैं और उस माहौल में अब देखते हैं कि यार देखो मेरे इस काम करने से कितना दुख पहुंचा है लोगों को, इनको पता ही नहीं है, उनसे मजा लेते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि मैं था। इस बात से मजा लेते हैं। दूसरी बात ये कि उनकी निशानदेही पर बच्ची के जूते मिले अक्सर। अब इनके साथ क्या होता है कि ये बिल्डअप होती है, फिर ये इस तरह की कोई वारदात करते हैं, उनकी जो हवस होती है, जो भी है, वो रिलीज होती है, खत्म नहीं होती, वो दोबारा बढ़ने जाती है। अब हर दफा आप कत्ल तो नहीं कर सकते, तो इनका क्या पैटर्न होता है कि मौका वारदात पर ये हमेशा वापस जाएंगे टू रीलिव इट, या फिर कोई एक ट्रॉफी लेंगे वहां से। यस, ठीक है, लिबास का कोई टुकड़ा, जूते, बालियां, जो भी। कुछ केसेस में तो बकायदा मतलब बॉडी पार्ट्स, जैसे जेफरी डामर का केस था, ये मैंने एक फिल्म देखी थी, वो जो था नौजवान लड़कियों को सीरियल किलर था, और वो करता ये था कत्ल के बाद उनकी जो हील या जूता जो भी था, एक जूता, दोनों नहीं, पेयर नहीं, एक उठा के एज अ सुवेनियर वो रखता था, और बहुत सारे उसकी अलमारी में। जब पुलिस ने, तो जब ये दोबारा उन पे फीलिंग आती है ना, ये अपनी ट्रॉफीज के पास जाते हैं। अच्छा, ये काम यूएस में जब 60s में तकरीबन शुरू हुआ था, तो बाकी जो FBI वाले थे उन्होंने कहा कि यार हमारा काम क्या है, इनको समझना है या इनको पकड़ना है, लेकिन इनको समझने से ही आप इनको पकड़ सकते हैं। यू सी, सो अगेन वही बात कि बिल्कुल वी हैव मूव फॉरवर्ड इन फोरेंसिक्स, DNA टेस्टिंग, जियो फेंसिंग वगैरह। अब ये ना, ये भी हमें करने की जरूरत है। आपको बकायदा ट्रेन साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती बात। अब ये केस जाएगा अदालत में, वहाँ पर मेक श्योर करना है कि इस केस की जल्दी जो है इसमें जो आउटकम है वो जल्दी निकले, और जो प्रोसिक्यूटर्स वो ऑलरेडी केस स्टैब्लिश है, DNA से सारा कुछ हुआ है, तो अदालतों से भी अब देखो जैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है में तरक्की हमने देखी है ना, प्रोसिक्यूशन और लीगल टेक्निक्स में भी, क्योंकि अभी हाल में ही शायद DNA की एक्सेप्टेंस हुई है कोर्ट्स में, तो दिस वी हैव टू वर्क ऑन दिस। ये मतलब 4 गवाह लाओ, आईने शाहिदीन लाओ ना यार, अब उससे दुनिया आगे बढ़ गई। ठीक, बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। और हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी इस बारे में बात की थी, और 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि जो महंगाई है वो बहुत बढ़ चुकी है। जो अशियाई ज़रूरत हैं, ख़ुसूसन जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी ख़ुराक की अशिया, वो बहुत महंगी हो गई हैं, जिसमें आटा और चीनी जो है वो 100% बढ़ गया है 2 साल के अंदर। उसके अलावा दालों की कीमतें बढ़ गई हैं, सब्ज़ियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं। बहुत सी अंडे कह रहे हैं कि अब 16 रुपये 15 रुपये का एक अंडा हो गया है, और ये सारी सूरत हाल है। आज वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया था इस बारे में, लेकिन अब कहा गया है कि उसको मौखर कर दिया गया, कल होगा वो इजलास। इसी दौरान वीकेंड पे वज़ीर आज़म इमरान खान की एक ट्वीट भी आई, जिसमें उन्होंने टाइगर फोर्स को ये टास्क दिया है कि वो डेटा इकट्ठा करें कि कहाँ कहाँ चीज़ें महंगी मिल रही हैं, और
کیا کریں گے. انتظامیہ نام کی بھی کوئی چیز ہے میرا خیال ہے شاید پاکستان میں. نہیں انتظامیہ آپ کو پتہ ہے. مجھے جو انٹرسٹنگ چیز لگی ہے ٹائیگر فورس والی بازار پہ بات نہیں کروں گا, اس کی ویب سائٹ دی ہے یہ ہے .gov.pk. یہ ڈومین صرف گورنمنٹ اور گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون سا بل پاس کیا گیا تھا یا کون سی ایڈمنسٹریشن. ٹائیگر فورس کو تو کوئی لیگل کور نہیں ہے, گھبرانا نہیں ایکٹ 2020 کے مطابق وہ اس کے حساب سے رجسٹرڈ ہے. اچھا بہرحال گھبرائیں یا نہ گھبرائیں, کیوں میرے خیال میں عوام جو ہے گھبرانے سے آگے سکتے کی حالت میں چلے گئے ہیں, کیونکہ انہیں سمجھ ہاں. لیکن پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا پچھلے ہفتے کہ ہم مہنگائی کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم پرائم منسٹر کی تھوڑی سی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہمارے چیف رپورٹر ثناء اللہ موجود ہیں جو کہ معیشت پر خاصی گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ثناء اللہ. مجھے بتائیے مہنگائی گھبرانا چاہیے یا نہیں؟ ہاں گھبرائیں یا تھوڑا سکتے میں ہی رہے؟ میرے خیال میں گھبرانے کی صورتحال ہے, اور ایک بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ حکومت کو یا تو معلوم نہیں ہے یا وہ بتانا نہیں چاہتی. آج نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہوئی ہے جو ایڈوائزر فائنانس کرتے ہیں, اور انہوں نے 4 وجوہات مہنگائی کی بتائی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑی ہیں, ایک انہوں نے کہا ہے کرونا وائرس ہے, ایک کلائمیٹ چینج ہے, اور ایک فیکٹر انہوں نے اور بتایا ہے کہ مافیاز جو ہیں وہ ملوث ہیں. لیکن میں نے جب وہ دیکھا تو میں اس چیز سے میں جو سمجھ سکا ہوں, یہ تمام جو وجوہات ہیں یہ ثانوی سی ہیں جو ایک ہسٹوریکلی پاکستان میں رہتی ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے اپنے خیال میں یہ وجوہات نہیں ہیں. حکومت آنکھ بند کی ہوئی ہے, ایک بلی کی طرح یا چوہے کی طرح جو آنکھ بند کر لیتے ہیں. بنیادی وجہ پالیسی ڈیسیجن میکنگ ہے, وہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ آیا. 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کی لیونگ کاسٹ ہے, ایک آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, اور ایک آپ کی جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, اکنامک پالیسی ہے وہ ہے. یہ میٹر کرتی ہیں, اور یہ تینوں نے میٹر کیا اس میں. سب سے پہلے اگر میں دیکھوں تو آپ کی جو اکنامک پالیسی ہے وہ ذمہ دار ہے, IMF کا پروگرام ذمہ دار ہے. آپ نے اپنا روپیہ اتنا گرایا ایکسچینج ریٹ میں, جو 120 روپے پر ڈالر تھا وہ 172 پہ چلا گیا. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آیا ہے, جو ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں یا جو یہاں یوز کر رہے ہیں اس پہ امپیکٹ آیا ہے. دوسرا, آپ نے بجلی کی قیمتوں میں 5 مرتبہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں. تیسرا, آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹ پر جو ایک PDL تھا 8 روپے اور 10 روپے پر لیٹر, وہ آپ 30 روپے پر لے گئے, مطلب ہے ٹیکسیشن ہے. GST آپ کا فلیکسیبل تھا, وہ آپ نے فکس کر دیا 17% پہ. چینی پہ GST 2018 میں 7% تھا, وہ آپ 17% پہ لے گئے. آپ نے جو ایگریکلچر کے لیے ان پٹ کی سبسڈیز تھی وہ 0 کر دی. آپ کی کھاد مہنگی ہو گئی. آپ نے زرعی شعبے کو مکمل نظر انداز کر دیا. آپ نے وہ ہر پالیسی ڈیسیجن کیا جس سے آپ کی انفلیشن ہوا, پیرشیبل نان پیرشیبل آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. تو آپ اس چیز کو جب تک کریکٹ نہیں کریں گے, مطلب یہ کہ یہ ساری وجوہات رہیں گی اور مہنگائی از ہیئر ٹو سٹے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس سے چھوٹے دکانداروں کو پکڑ لیں. ایک ان کو چینی اگر 100 روپے کی ملتی ہے پیچھے سے تو وہ 110 روپے بیچیں گے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. یا تو یہ کوئی اور طریقہ کریں, سبسڈیز دیں بھاری, تو اس کا وہی مسئلہ ہے, یا یہ اپنی جو انہوں نے پالیسی ڈیسیجن لیے ہیں ان کو وڈرا کریں, جو ممکن نہیں ہے. تو مجھے نہیں آ رہا کہ یہی سسٹین کرے گا. آدھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں ڈی ویلیویشن, سبسڈیز وغیرہ, یہ تو آرگیوبلی آپ کہہ سکتے ہیں IMF ریلیٹڈ ہے. اچھا, آپ یہ بھی آرگیومنٹ لے سکتے ہیں کہ یار آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, آپ نے IMF کے پاس جانا تھا. تو اگر ہم ان چیزوں کو اس سے مائنس کر دیں, ابھی حکومت کے ہاتھ میں ہے کیا کوئی ایسی کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی کہ یہ جو بار بار ہم کرائسس دیکھ رہے ہیں, اور بار بار کرائسس کے بعد یہی ایک جو بیان آتا ہے نا کہ سر یہ مافیاز کر رہے ہیں اور ہم اس کو کنٹرول کریں گے, تو کوئی حل ہے یا نہیں ہے اس میں؟ ذرار بڑی دلچسپ بات بتاؤں جہاں پالیسی فیلئر نظر آ رہا ہے. دیکھیں, جو کلچرلی یا روایتی طور پر جو ہسٹوریکلی پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, چینی اور گندم کا آپ کا لیفٹ اوور ایک اسٹاک ہوتا ہے جو ہر سال موجود ہوتا ہے. انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں گندم اور چینی جو ان پر موجود تھی, ان کے پاس ذخیرے موجود تھے, انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, وہ ایکسپورٹ ہو گیا. اور پاکستان کی اب ویٹ کی اگر دیکھیں, جو ٹوٹل پاکستان کی ویٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 3.25 کروڑ میٹرک ٹن ہے. اور اس سال جو ہماری پیداوار ہوئی, لیفٹ اوور بھی تھا 5 لاکھ ٹن کا, وہ تقریباً ملا کے 2 کروڑ 55 لاکھ ٹن ہوئی.
اور اس میں لیفٹ اوور ڈال لیں تو یہ تقریباً 15 لاکھ میٹرک ٹن کا شارٹ فال تھا، جو بالکل معمولی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن پالیسی ڈیسیجن اس قسم کے کیے گئے کہ آپ نے جب آپ کی پیداوار آ رہی تھی، حکومت نے خود شور مچانا شروع کر دیا، گندم کی شارٹیج ہوگی، گندم کی شارٹیج ہوگی. دوسرا جو سب سے بڑا ڈیسیجن، جو غلط ڈیسیجن ہوا میرے خیال میں، سب سے جو 2 کروڑ 55 لاکھ ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، اس میں 1 کروڑ 95 لاکھ ٹن جو ہے صرف پنجاب میں ہوتی ہے، اور 48 لاکھ ٹن ہوتی ہے سندھ میں. جو یہ کہہ رہے ہیں سندھ ذمہ دار ہے، میں بتاتا ہوں پنجاب کیوں ذمہ دار ہے. 1 کروڑ 55 لاکھ ٹن گندم ہوتی ہے، اور ہسٹوریکلی ہر سال یہ ہوتا ہے جب گندم کی پیداوار آتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی خریداری کرتا ہے، مل جو ہوتے ہیں فلور مل، اور سرکار بھی خریداری کرتی ہے. اور جو ایک سٹاک ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا، وہ نومبر تک چلتا ہے. نومبر کے بعد پھر سرکار اپنے ذخائر سے ریلیز کرتی ہے. پنجاب میں ہوا یہ کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پرائیویٹ سیکٹر پہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ گندم نہیں خرید سکتے. اور جب سیزن شروع ہوا تو فلور ملز کے پاس کوئی گندم نہیں تھی، اور انہوں نے سرکار کے ذخائر سے خریدنی تھی. سرکار نے اپنے سٹاک سے بھی 30% کم گندم خریدی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ملوں کو اتنی سپلائی دینا حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا. اس کے علاوہ جو حکومت نے یہ شور مچایا کہ گندم کی شارٹیج ہوگی، اس سے لوگوں نے گندم ہولڈ کر لی. اور جو گندم سرکار نے 1400 روپے من خریدی تھی، اب وہی گندم 2200 سے 2300 روپے من مل رہی ہے. اور جو گندم انہوں نے ایکسپورٹ کی تھی، اور چینی ایکسپورٹ کی تھی فرض کرو $2 کی، اب وہی گندم دوبارہ سے $4 میں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو پورا ایک پالیسی فیلئر نظر آ رہا ہے، اور ابھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جب تک آپ اس غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ کریکشن ہو نہیں سکتی ہے. تو یہ ٹائیگر فورس کیا کرے گی، مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں میرے خیال میں، کیونکہ جو ایک ہمارا نظام چل رہا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پرائز کنٹرول کمیٹی کا، وہی طریقہ کار ہے. لیکن وہ آپ کے انہوں نے ٹائیگر فورس نے جانا ہے چھوٹے تاجروں کے پاس، دکانداروں کے پاس. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایک پرائس آ رہی ہے، فرض کرے جس طرح میں نے بتایا، اگر ان کو چینی 100 روپے کلو مل رہی ہے پیچھے سے، تو وہ اس کو کیسے 80 روپے یا 70 روپے بیچیں گے. تو ٹائیگر فورس کا قانونی اور لیگل کوئی میرے خیال میں تو حیثیت نظر نہیں آ رہی. اور مجھے خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ پینک پیدا ہوگا، اور اس سے افراتفری پیدا ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے. اور تاجر پہلے ہی آج نکل پڑے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر کافی شدید احتجاج کیا اور اعتراض بھی کیا ٹائیگر فورس پر. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں جو یوٹیلیٹی سٹورز پہ شارٹ فال آ گیا ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہاں پر بھی نہیں مل رہا آٹا، اور وہاں پر بھی نہیں مل رہی چینی. دیکھیں مبشر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور ان کے پاس جب تک فنڈنگ نہیں ہوگی، اور بڑی بھاری فنڈنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ادھار پہ کوئی مال نہیں دیتا آپ کو مارکیٹ میں، اور سستا مال بھی نہیں دیتا. اور چینی جو آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم 65 روپے پر kg جو دی تھی، وہ ان کے لیڈر نے دی تھی یوٹیلٹی سٹور کو، اور اب یوٹیلٹی سٹور کو کوئی بھی شوگر مل چینی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت خوب. تو ان کے لیے مسئلہ ہے، جب تک یہ فنڈنگ نہیں کریں گے اس وقت تک. اور فنڈنگ کے ساتھ ساتھ سبسڈی بھی دینی پڑے گی یوٹیلٹی سٹور کو، بھاری اربوں روپے کی، جب جا کر آپ کی سپلائی بہتر ہوگی. چلیے بہت بہت شکریہ. بڑی یہ تو بڑے لمبے کام بتا رہے ہیں یار. ایسے تھوڑی ہوتا، مطلب کہ نہیں ہونے والا. ہاں، اور اس میں ہم وہ بلوں کا اضافہ بھول گئے تھے جو بجلی کے اتنے بڑھ گئے ہیں اور گیس بڑھ گئی ہے. دیکھیں ہمارے بس میں پوری زندگی بچی ہوئی ہے، ہمارے بس میں جو ہے نا، بس ہم وہی کر سکتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے. چل وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک ہی پیج پر آپ کو ملیں، لیکن جہاں تک مشہور زمانہ چائنیز ایپ ٹک ٹاک کی بات ہے تو تقریباً ایسا ہی ہے. بھارت نے تو چلو چین کی سے ناراضگی کے اظہار میں اس کو اور مختلف چائنیز ایپس کو بین کر دیا. ہمارے یہاں جمعے کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ایک نوٹس آتا ہے کہ جی ہم نے ٹک ٹاک بین کر دیا ہے. کیونکہ بہت اپیرنٹلی کمپلینٹس آئے تھے کہ اس پہ غیر اخلاقی اور فحش مواد آپ کو ملتا ہے. ہاں جی، اور ظاہر ہے کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. ٹک ٹاک کی اگر آپ اپنی ٹرانسپیرنسی رپورٹ دیکھیں تو پاکستان نمبر 3 پر آتا ہے ان ممالک کی لسٹ میں جہاں پر انہوں نے خود کافی ویڈیوز ریموو کیے ہیں.
नंबर 1 भारत है जिसमें 4 करोड़ वीडियोस रिमूव किए गए, सेकंड में यूएस जहां पर तकरीबन 1 करोड़, और पाकिस्तान में 65 लाख। ये उन्होंने खुद ही कर दिए थे किसी के कहने के बगैर। अच्छा, अब जो माल वहाँ पे बचा है, जो कंटेंट टिकटॉक पर बचा है, अच्छा मैं भी उन 2 करोड़, तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानियों में से हूँ जिन्होंने टिकटॉक डाउनलोड किया था। मैं देखना चाह रहा था कि यार सीन क्या है, व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट। और ये कम से कम मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि बिल्कुल अगर आप फवोश मवाद ढूंढने की कोशिश करें तो आपको मिल ही जाएगा। बिल्कुल जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बल्कि पूरी गूगल पर यूट्यूब कुछ भी करें आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप उनसे कंपेयर करें तो टिकटॉक कुछ नहीं है इसके सामने। इसका ये मतलब नहीं है कि इन सारी चीज़ों को भी आप बैन कर दें, प्लीज़ गलत ना समझें। मैंने जो टिकटॉक पे वो, अच्छा और ज़ाहिर है कि एक अलग बात है कि अक्सर ऐसा लगता है कि बिस्किट के इश्तिहार में क्या, हम तो बादलों में भी फहाशी ढूंढ ही लेते हैं। अगर आप ढूंढना चाहें, अगर आप नहीं ढूंढना चाहें तो वो चल के आपके सामने बादलों में बड़े बड़े फौज निशान बनते हैं। मैं बिल्कुल सर, मैं यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं तो कहता हूँ बादलों को भी बैन कर दें। बहरहाल मैंने क्या देखा टिकटॉक पर उस वक्त पे जो मैं टिकटॉक को चेक कर रहा था, मुझे वो तबका नज़र आया जिसकी आवाज़ अक्सर हमें सुनने को नहीं मिलती और जिसका टैलेंट यकीनन हमें कभी नज़र नहीं आता। जैसे कि जाम सफदर साहब। जाम सफदर साहब बड़े फेमस हैं टिकटॉक पर। कभी वो शेर के ऊपर सवारी कर रहे हैं, कभी फ्लाइंग कारपेट के ऊपर अपने एक हाथ इशारे से जहाज़ों और ट्रेन्स को ही रोक रहे हैं। और ये कोई विजुअल एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के मास्टर नहीं है। ये बहावलपुर के एक गांव के रहायशी हैं, काश्तकार हैं। इनका बेटा टिकटॉक इस्तेमाल करता था, उन्होंने कहा यार मैंने भी करना है। इससे उन्होंने खुद वीडियो एडिटिंग सीखी। अब वो बाकायदा वीडियो एडिटिंग की क्लासेस ले रहे हैं और उनका कहना है कि तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म जैसे फाइनल कट प्रो, जितनी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो अब वो संभाल लेते हैं। और अब कह रहा है मैं काश्तकारी छोड़कर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाह रहा हूँ, और कहीं आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अच्छा, अब इनकी वीडियोस तो आपने देखी और यकीनन अगर आप टिकटॉक हैं तो आपने पहले भी देखी होंगी। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, और ये पंजाब के एक देहाती इलाके से है, मुझे नहीं पता कौन सा। और ये हैं अवेंजर्स और फिल्मों के बड़े शौकीन। और उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा मैं भी अपनी वीडियो एडिटिंग की टच दिखाता हूँ, देखिए। ये इनके और भी इसी तरह के वीडियोस हैं, और ऑन एवरेज 2.5 लाख लोग इनके हर वीडियो को देखते हैं। 2 मिलियन 20 लाख लाइक्स। अच्छा, इसकी क्या अहमियत है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अच्छा, फिर जाहिर है कि आपको पता है कि हमारे लोग फिल्मों के बड़े शौकीन हैं और फिल्म एक्टर्स की तरह एक्टिंग करने के भी शौकीन है, मिमिक्री जिसे कहते हैं। ये एक और काश्तकार है और इनका ज़रा टैलेंट देखिए। अरे कौन कहता है कि यार मुझे आवाजें निकालनी नहीं आती, मैं हर एक्टर की आवाज निकाल सकता हूँ। ये लो सुनो अमिताभ बच्चन की आवाज। रिश्तमदम तुम्हारे दोस्त होते हैं, नाम है शहंशाह। और अब सुनो अमरीश पुरी की आवाज। अरे भाई शाका, ये लोग हमें लाइक नहीं करेंगे, हमको इनको मारना पड़ेगा। और जाहिर है कि पाकिस्तानी होने के नाते से हमें सियासत का भी बड़ा शौक है और हमें जुगटों का भी बड़ा शौक है। तो जाहिर है कि सियासी जुगटें तो हर जगह चलती है, हम सब उम्मीद से हैं यार। तो इस तरह की क्लिप्स भी आपको मिलेंगी, जरा देखिए जी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना, हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा है। कुछ साजिशी लोग कहते हैं कि यार हो सकता है इस तरह की चीजों की वजह से लिफाफे मेरा नहीं ख्याल यार, कोई इतना सेंसिटिव नहीं होता है, कितना कोई सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखें तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका और अपना दिल बहलाने के लिए आते हैं और कभी कभी अपना दिल थोड़ा सा हल्का भी कर देते हैं। अब ये देखें जरा, थोड़ा सी एक मोन्टाज बनाई है आपके लिए, चेक। गरीब है तो क्या हुआ, रोटी कम कुछ खाएंगे, हम मदीने जाएंगे। बड़ा सरकार है, झोली भर के लाएंगे, हम मदीने जाएंगे। आ वीरे मैं स्कूटर दौड़ लगा, आ वीरे मैं सरफ गोलदा पिया, आ वीरे मैं पलग ला रहा, आ वीरे मैं पानी सुटता पिया, आ वीरे चिक्कड़ बड़ा हो गया, आ वीरे मैं टाकी मारदा पिया। सरफ घाटा मैं कि थोड़ा और साट लवा।
ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹੀ ਲਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ये एक्टिंग नहीं कर रहे, ये एक गोले कंडे बेचने वाला ही है, दूसरा एक काश्तकार ही है और तीसरा एक बेलदार ही है। और इनके मैंने आपको वीडियोस दिखाए हैं, सब में लाखों फॉलोअर्स, पता नहीं कितनी लाइक्स, कितने व्यूज। ये स्टार्स हैं। हाँ, स्टार्स हैं, स्टार्स बन रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो आप कह भी रहे थे कि ये नेचुरल टैलेंट है, ये वो नहीं है कि जिस तरह जाली अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे कहीं पे। बॉट्स वॉट्स नहीं है बॉस, ये अवामी ऐप था मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने बैन कर दिया है। सल्यूट है आपको। और आपको जन्नत बीबो आपसे बड़ी नाराज होगी। जन्नत बीबो की मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दादी जान है, पहले बड़ी एक मतलब लोनली और अपने आप को अकेला महसूस करती थी, और टिकटॉक के बाद वो क्या कह रही हैं, वो सुन लीजिए। मैं बातें कर रही हूँ, अकेली बैठी हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं को पागल आ गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आप लोगों ने नई जीने की उमंग दी थी, मुझे नई जीने का तरीका सिखाया, अपने अलावा दूसरों के लिए। जितना मैं आपसे बातें करती जाती मैं उतनी अच्छी होती जाती। पहले मैं बहुत गुस्से वाली थी, मुझे गुस्सा आता था जल्दी, अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी जिसको भी कोई अच्छी वक्त गुजरता है, अच्छी लोगों की सोबत होती है, तो लोग अच्छे बनते जाते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, तो जाहिर बात है, तो मेरा आपके ऊपर असर है या आपका मेरे ऊपर, एक ही गल है, ठीक है ना। तो हमेशा आप लोग भी कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ दोस्तियां करें, जो लड़के लड़कियां हैं अच्छे लोगों के साथ दोस्तियां। वेलकम बैक जी। बात हो रही है टिकटॉक बैन की, और ये जो अभी वीडियोस मैं आपको दिखा रहा था बिल्कुल एंटरटेनिंग है, मज़ा भी आता है देख के। बंद करने का क्या नुकसान है? एक तो आपने इनके लिए एक रास्ता बंद कर दिया है क्रिएटिविटी का, एक्सप्रेशन का। मैं तो कहता हूँ छोड़ो यार क्रिएटिविटी, छोड़ो एक्सप्रेशन, छोड़ो कथासिस यार, इकोनॉमिक पैसे की बात करते हैं। इनके लिए आपने ज़राए आमदनी भी बंद कर दी है। आजकल ब्रांड्स ये देखते हैं कि आपके कितने फॉलोअर हैं। अगर आपके फॉलोअर हैं तो वो आपको पैसे भी देते हैं कि यार हमारे लिए भी एक वीडियो बना ले। मैं आपको मेरी बात हो रही थी कुछ एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव से, अगर लाख फॉलोअर हैं आपके किसी इन्फ्लुएंसर के, फर्ज करें टिकटॉक पर, आराम से आपको 25,000 रुपए फी वीडियो मिल सकता है 20 सेकंड के वीडियो के लिए। आप अपनी बात ना सोचें, आपको भी अच्छा लग रहा होगा 20,000 रुपए मिलेंगे। आप समझे कि आप गोला कंडा बेचने वाले हैं और आपको 25,000 रुपए मिल रहे हैं। 4 वीडियोस बना ली तो क्या आप अपनी बेटी की शादी करवा लेंगे सर? तो ये है। अच्छा, ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नया पाकिस्तान, टेक हब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, अच्छा, एक मैं शख्स को जानता हूं जिनके जो एक टॉप एग्जीक्यूटिव थे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। उसने देखा, उसने कहा कि यार ये जो ट्रेंड चल रहा है ना टिकटॉक का, इसको कैपिटलाइज करते हैं। अपनी नौकरी छोड़ी, उसने एक टिकटॉक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी बना ली इन लोगों को कांटेक्ट करने के लिए। 5-6 बंदे भी हायर किए। अब उससे पूछो कि 3 दिन पहले जो चुटकी बजा के आपने बंद कर दिया उसका क्या बना? अगेन, टैक्स पेइंग बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। सिर्फ ये नहीं, वीडियोस बनेंगी तो डिमांड होगा मटेरियल का, रिंग लाइट्स, फोन के माउंट्स जो होते हैं, सेल्फी स्टिक्स। बल्कि मामला यहाँ तक पहुंच गया कि एक हैं अली हैदराबादी साहब, जो स्टाइलो, जो जूतों की दुकान है हैदराबाद में, स्टाइलो में सेल्समैन थे। दराज पर अभी उनके स्टाइल की सन ग्लासेस बिक रही हैं उनके नाम के साथ कि यार अली खान हैदराबादी स्टाइल सन ग्लासेस। देखो, ये होती है यार शोहरत। इस तरह काम आगे बढ़ता है। वर्स्ट ऑफ ऑल, इसके ओवरऑल इंपैक्ट क्या पता है, ना सिर्फ पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री पर, बल्कि वो बाहर जो बैठे हुए हैं टेक कंपनीज या कोई भी कंपनीज, जब वो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करने के सोचती हैं तो वो पहले देखते हैं यार कि इसका क्या रिस्क है। रेगुलेटरी रिस्क कहा जाता है कि एकदम कोई ऐसा फैसला हो जाएगा जिससे हमारी बिजनेस बंद हो जाएगी। मेरी बात हुई जहान आरा साहिबा से, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा की। मैंने यही सवाल पूछा कि एक इस तरह का काम होता है, उसका टेक सेक्टर पर क्या नुकसान होता है। सुनिए। ज़रा जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो उसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे ज़रूर पड़ता है और स्टार्टअप्स पे भी पड़ता है।
देखें, जब बाहर के लोग, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो पार्टनर्स हों, चाहे टेक्नोलॉजी कंपनीज हों, वो ये देखती हैं कि एकदम से ब्लॉक हो गया या बैन हो गया कोई प्लेटफॉर्म, तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है. फिर वो ये सोचती हैं कि हम कुछ करेंगे वहाँ तो क्या पता किस दिन क्या एक्शन रेगुलेटर ले ले. तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में इम्पैक्ट काफ़ी होता है. आपको याद होगा अगर यूट्यूब बैन में, जब 3 साल यूट्यूब बैन रहा, उसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस लूज़ किया है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने, और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स पे असर पड़ा है. तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें करने के पहले अगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ जाए, बात कर ले, तो बेहतर हल ढूंढ सकते हैं. बैन करना, ब्लॉक करना इज़ नेवर द आंसर. जी, YouTube बैन 3 साल चला और जितने भी उभरते हुए कंटेंट क्रिएटर्स थे वो 3 साल तक पॉज हो गए. वी मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अच्छा, वो सोने पे सुहागा, मैं आपको बेस्ट, आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर लास्ट. गूगल और फेसबुक की कोई ऑफिशियल प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, ये तो हम सबको पता है. इसका मतलब है कि वो सेल्स टैक्स भी नहीं देते. टिकटॉक, क्योंकि चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट है, बाइट डांस, उन्होंने यहाँ पर एक कंपनी को अपॉइंट कर लिया अपनी लोकल रिप्रेजेंटेटिव के, जैक ऑफ डिजिटल नाम है उसका, जो इंश्योर करती है कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग की पेमेंट होती है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है और टैक्स होती है. तो यार कोई इसमें हर्ज नहीं था, लेकिन जाहिर है कि आपने डेढ़ होशियारी दिखानी है और आपने बैन कर दिया. मैं सिर्फ इतनी अपील कर सकता हूं कि थोड़ा सा सोच लीजिए. आप बात करते हैं कि आपने पाकिस्तान को टेक हब बनाना है, आप बात करते हैं कि आपने पाकिस्तान को मॉडर्नाइज कराना है. इस तरह नहीं होगा. ऐसे करोगे तो कौन आएगा? उसमें मसला ये है कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं ना, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. उनको सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि बैन कर दो. हाँ. या अगर जरा सी भी सर एक फेक ट्रेंड चलता है ट्विटर पर, हाँ, पैमरा होश करो. आप देख सकते हैं कि वो फेक ट्रेंड है, बॉट्स ट्रेंड है. वो कहते हैं ये देखिए जी पब्लिक की डिमांड है. इतना आपको पता नहीं है. जो उस चीज को आप रेगुलेट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है. फाइनली मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, क्योंकि चाइनीज ऐप और चीन के साथ आपको पता है कि हमारी दोस्ती कैसी है. जब चीन में इकोनॉमिक रिफॉर्म आ रहे थे, वो खुल रहा था, और इसी रिफॉर्म की वजह से वो आज यहाँ है जहाँ वो है. तो डेंग शाओपिंग उस वक्त सरबराह था चीन का. तो उससे पूछा गया कि उसे कहा गया कि यार देखो यार, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक और वेस्टर्न मूवीज देख रहे हैं. उसने कहा कि यार देखें, अगर आप खिड़की खोलेंगे तो हवा, 1-2 मक्खियां अंदर आएंगी, लेकिन हवा और रोशनी भी अंदर आएगी. इस खिड़की को हम बंद नहीं होने देंगे. आज आप चीन को देखें. बहरहाल आज के लिए इतना ही जी. इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज़.